तो नींद आ गई थी। तो लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? अच्छा, कोणांक और मापांक के क्वेश्चन पढ़ रहे थे। हाँ, तो बताइए, बताएं स्टूडेंट्स, कौन सा क्वेश्चन कल जो हमने कर रहे थे उनमें कौन से क्वेश्चन बच गए थे? उसका क्या आंसर आया? z इंटू कुछ ऐसा था, स्क्वेयर पावर 4। बताओ। किया किसी ने कुछ? 4 का आंसर -5π/6। जो भी था क्वेश्चन, अब मैं आगे बढ़ता हूं। z इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस आयोटा। z इज इक्वल टू साइन बाई कॉस। यहां से आयोटा कॉमन निकालें। ये क्या बन गया? आयोटा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। ठीक है, ऐसा। और ये क्या बन गया? e रेज टू पावर माइनस आयोटा अल्फा। आयोटा क्या होता है? आयोटा ये रहा, जो कि π/2 डिग्री घुमाने पर मिलता है। सीकेंट अल्फा इंटू e रेज टू पावर आयोटा π/2 इंटू e रेज टू पावर माइनस आयोटा अल्फा। सीकेंट अल्फा इंटू e रेज टू पावर आयोटा π/2 माइनस अल्फा। तो अब ये अल्फा पे डिपेंड होगा, क्योंकि सीकेंट की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर सीकेंट की वैल्यू पॉजिटिव नहीं है, सीकेंट की वैल्यू पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि आपका जो मॉड z है वो तो पक्का मॉड सीकेंट अल्फा होगा। अगर सीकेंट अल्फा पहले ही पॉजिटिव है, देखिए, इफ सीकेंट अल्फा इज ग्रेटर देन 0, पहले ही पॉजिटिव है, तब तो ठीक हो गया। तो मॉड z क्या बन गया? सीकेंट अल्फा। और आपका थीटा क्या बन गया? π/2 माइनस अल्फा। और अगर सीकेंट अल्फा नेगेटिव है तो z क्या बन गया? सीकेंट अल्फा नेगेटिव है, सीकेंट अल्फा ही नेगेटिव है, तो ऐसा सीकेंट अल्फा नेगेटिव है। मान लो सीकेंट अल्फा की वैल्यू -5 है। मान लो सीकेंट अल्फा की वैल्यू -5 है। अब सीकेंट अल्फा की वैल्यू -5 है, तो -5 का मॉड 5 और माइनस लगा दिया, और इस माइनस के कारण क्या करते हैं हम? ये -1 क्या होता है?
-1 का मतलब होता है पाई डिग्री और घुमाना। तो आपका मॉड z क्या हो जाएगा और थीटा क्या हो जाएगा। और अब किसी को लगता है कि सर ये पाई से ऊपर है, अब वो हमें क्या पता, वो तो क्वेश्चन देख के पता लगेगा। अब पाई के ऊपर है तो इसमें -2 पाई कर दीजिए, अपना काम हो जाएगा। क्या आ जाएगा, -2 पाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -α - π/2। तो इस प्रकार से इसका आंसर आएगा। कुछ ऐसे करना था ये, बट मैं ये ग्रेटर देन और लेस देन पे नहीं जाऊंगा, वो ऐसी कंडीशन एग्जाम में आरपीएससी में तो कम से कम नहीं आती, बट इन केस आ जाती तो हम ऐसा देख सकते थे। तो चेक करो, इसको मैंने डायरेक्टली उसी रूप में लिख दिया है, किसमें, cos अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा की फॉर्म में। ये मानते हुए कि चलो अच्छा, इसको अगर दूसरे तरीके से करता तो कैसा होता। सारी कहानी देखो इस अल्फा पे डिपेंड कर रही है, सारी कहानी इस अल्फा पे डिपेंड कर रही है कि अल्फा क्या है, मतलब सीकेंट अल्फा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। सीकेंट अल्फा का अगर अल्फा ऐसा है कि सीकेंट अल्फा पॉजिटिव है, तब तो काम ही खत्म हो गया, हमारा सीधा आंसर आ जाएगा, बड़े आराम से सीधा सीधा सॉल्व कर देंगे। ये पॉजिटिव है, ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो नॉर्मली जो वो पूछेगा वो यही टाइप पूछेगा। एक बच्चा कह तीसरा स्टेप समझ नहीं आया, आयोटा कॉमन ले लिया, 1/cos तो हो गया सीकेंट, आयोटा कॉमन लिया, cos अल्फा माइनस आयोटा साइन अल्फा, तो आयोटा cos अल्फा माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस साइन अल्फा, ये तो किया है। और ऐसा देखते ही मैंने सोचा क्यों ना आर ई आयोटा थीटा की फॉर्म में लिख दें। और आयोटा का मतलब क्या होता है, 0,1 π/2 डिग्री घुमाने पे मिलता है। ऐसा हमने कल किया था, कितने डिग्री घुमा रहे हैं, किया था कि नहीं। हाँ विकास जी, वेरी गुड। तो ऐसा है, इन केस ऐसा हो जाए तो और अगर मेथड नंबर 2 करता मैं, मेथड नंबर 2 मॉड z क्या है, √1 + tan स्क्वायर अल्फा सीकेंट स्क्वायर अल्फा मॉड सीकेंट अल्फा एंड थीटा। अब ये डिपेंड करता है अल्फा पॉजिटिव है कि नेगेटिव, उससे तो क्वाड्रेंट पता लगेगा। tan इनवर्स y/x, अब ये कैसे पता लगे कि ये क्या है। तो हम जो सीधा सीधा असमीका है उसको यूज कर रहे हैं। कब बोला,
सो कल सुबह 8 बजे फंक्शन की वो डाउट क्लास जो थोड़े से बचा है वो होगी। अच्छा ठीक है ना। ओके सर 46 क्वेश्चन, क्या 46 क्वेश्चन? अभी क्वेश्चन कहां से आ गया 46 क्वेश्चन? सो देखिए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और था, वो क्या था बताएं, वो क्वेश्चन क्या था? मॉड सीकेंट एक्स कैसे हुआ? अंडर रूट एक्स स्क्वेयर क्या होता है? मॉड एक्स ही होता है। कैसे हुआ? क्या ये होता क्या? इसकी वैल्यू मॉड एक्स ही होती है। और क्या होती है इसकी वैल्यू? रूट के अंदर रूट को सॉल्व करते हैं तो उसका आंसर कभी नेगेटिव थोड़ी ना आता है। एक बच्चा वो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है z इंटू z इंटू क्वेश्चन लिखता हूं, सीकेंट एक्स ग्रेटर देन 0, सीकेंट एक्स हमेशा 0 से बड़ा कहां होता है? ऐसा 0 से बड़ा होता है। कहीं नेगेटिव भी होता है। सीकेंट एक्स कहां 0 से बड़ा होता है? हमेशा 0 से बड़ा थोड़ा ना होता है हमेशा। खैर मैं वो क्वेश्चन लिख रहा हूं, z इंटू 2 माइनस आयोटा 2√3 का इज इक्वल टू आयोटा, शायद ऐसा था, √3 प्लस आयोटा की पावर 4, आई थिंक ऐसा ही था। आयोटा √3 प्लस आयोटा की पावर 4, ठीक है। इसको सॉल्व करना पड़ जाएगा ना पूरा।
ऐसा है z इक्वल टू आयोटा √3 प्लस आयोटा का 4 अपॉन 2 माइनस आयोटा। ये तो खुद करने के लिए क्वेश्चन होते हैं, ये थोड़ा ना कि नहीं वो टीचर से पूछ लिया। फिर टीचर ने तुम्हें क्यों दिया? टीचर ने तो इसलिए दिया कि तुम्हारा आधा घंटा लगेगा तो लग जाएगा। अब तुम अगर टीचर का आधा घंटा इसमें खा गए तो तुम्हारा पूरी क्लास का नुकसान। ये तो ये है कि तुम्हारे पास समय, तुम करते रहो, आपस में ग्रुप में डिस्कस करते रहो। बच्चा कह रहा है ये क्वेश्चन करा दो, बताओ। अब ये देखो √3 प्लस आयोटा की पावर 4 का मतलब क्या होता है? √3 प्लस आयोटा का स्क्वायर और √3 प्लस आयोटा का स्क्वायर। और √3 प्लस आयोटा का स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 प्लस 2√3 आयोटा। ऐसा। चलो 2 2 कॉमन निकाल के काट दो। रैशनलाइज कर दो। अब क्या होता है? a प्लस बी का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो -2 प्लस 2√3 आयोटा। और ये क्या है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसा 2 फिर काट दो। ऐसा आयोटा बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दो, -√3/2 माइनस आयोटा बाई 2। तो ये मेरा z आ गया, देख लीजिए। देख लीजिए एक बार, प्लस माइनस का साइन चेक कर लीजिएगा। ऐसा ऐसा Therefore, what is mod z now? अंडर रूट, वैसे mod z तो यहां से भी कर सकते हैं, इसका mod और इसका mod 1 आएगा शायद। अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 1, तो यहां भी कर सकते थे इसका mod। थीटा क्या हो गया? दोनों नेगेटिव हैं, थर्ड क्वाड्रेंट, तो अल्फा निकालना पड़ेगा, ये आएगा थीटा। अल्फा क्या है? tan इनवर्स mod y/x 1/√3 क्या होता है? π/6 थीटा माइनस पाई माइनस π/6। तो विद्यार्थी गणों, अच्छा होल स्क्वायर है क्या? इसका स्क्वायर है। तो क्या होगा? -2 बाहर निकाला, 4 हो गया, कट गया, तो आयोटा तो बाहर है ही। ये क्या बन गया? 1 माइनस √3 आयोटा। आयोटा तो बाहर है ही,
-2 बाहर निकाला, 1 माइनस रूट 3 आयोटा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर -2, तो -2 माइनस 2 रूट 3 आयोटा, तो क्या बन जाएगा 2 रूट 3 -2 आयोटा। तो अब इसको सॉल्व कर देंगे, अगर स्क्वेयर है तो बस वो जैसा भी z बनेगा वो z बन जाएगा। टू रूट 3 का स्क्वेयर 4 तिया 12 16, 4 कैसे है? कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है क्या? अच्छा 4 का भी तो स्क्वायर है, हाँ सही कहा। क्योंकि आंसर तो 1 ही आना है ना, इसका आंसर तो 1 आएगा क्योंकि यहां से दिख रहा है मॉड करने पर। तो अगर आप -2 से डिवाइड करें तो ये 4 से भाग करें तो -2 से काटें तो -1 प्लस रूट 3 आयोटा, और ये बच गया 2 बाहर आके बन गया 4, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, चार से भाग किया 2 रूट 3 का बन गया रूट 3/2, माइनस आयोटा। अब चेक करें, ऐसा ही है, तो ये बन जाएगा 3/4 प्लस 1/4, तो आंसर 1 है, -1/2 और ये रूट 3/2। तो x पॉजिटिव है y नेगेटिव, और x पॉजिटिव y नेगेटिव इधर होता है, माइनस अल्फा होने वाला है, तो थीटा बराबर माइनस अल्फा। वो एक्चुअली नींद अभी सो के आ गया ना, अचानक नींद आ गई थी, बताया था ना लेट कैसे। ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ूं मैं, आगे बढ़ जाऊं? कोणांक कर लिया है, बोलो तो आगे बढ़ जाऊं? देखिए स्टूडेंट्स, ओके, अब आप देखिए, यदि Z1 मेरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है R1 E आयोटा। अब आपको पता है Z1 कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, पूरे तल पर कहीं भी पड़ा है x1 y1, तो इसे जब ध्रुवीय रूप में लिखना चाहूंगा तो देखो वही कॉम्प्लेक्स नंबर थीटा 1 डिग्री घुमाया और मूल बिंदु से R1 दूरी पे काटा, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर x1 y1 को आप R1 थीटा 1 की शक्ल में लिख सकते हैं। और Z2 क्या बन गया? ऐसा बन गया, लिख सकता हूं कि नहीं? अरे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर कहीं भी हो। एक बच्चा बैक प्लीज।
नेगेटिव कैसा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा बराबर माइनस अल्फा होता है। और कैसे आया? बढ़ू आगे। अरे ये तो पहले वाले के हिसाब से लिखा था ना, जो पहला गलत लिखा था। पहले तो ये लिख दिया था। तो सपोज कीजिए ये रहा मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा। अब देखिए अगर मैं Z1 और Z2 को गुना कर दूं तब ये ऐसा बनता है R1 R2 E आयोटा थीटा 1 प्लस थीटा 2। और आप जानते हैं ये R1 क्या है? ये Z1 का मापांक है यानी मॉडुलस है, और थीटा 1 क्या है? इसका कोणांक। ये R2 इसका मापांक और ये कोणांक यानी मैग्नी मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट। अब अगर मुझे Z1 और Z2 का ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में लिखा है? R1 R2 यानी ये Z1 Z2 का मॉड है और ये Z1 Z2 का एंगल है। तो ये क्या हो जाएगा? R1 R2। मगर ये R1 है क्या स्टूडेंट्स? R1 Z1 का मॉड है। देखो Z1 का मॉड लगाऊंगा तो R1 है और Z1 का एंगल थीटा 1 है इंटू Z2। तो आप देख सकते हैं Z1 इंटू Z2 का जो मॉड हो जाता है वो किसके बराबर हो जाता है? वो R1 R2 यानी मॉड Z1 इंटू मॉड Z2 के बराबर हो जाता है। और यही आप एंगल की बात करो, वैसे ये भी कैपिटल आर्ग्यूमेंट है, ये भी कैपिटल आर्ग्यूमेंट है, कोई डाउट नहीं है। कैपिटल ARG कैपिटल ARG, ये कैपिटल ARG। तो AR आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2, बट जब आप आर्ग्यूमेंट का फॉर्मूला लगाएंगे, ये आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 में ये स्मॉल क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि यहां आ गया थीटा 1 प्लस थीटा 2, बट हमें नहीं पता कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 जुड़ने के बाद कहीं पाई के बाहर तो नहीं चला गया। क्योंकि वैसे तो हम जानते हैं कि भाई कैपिटल आर्ग्यूमेंट और स्मॉल आर्ग्यूमेंट और कुछ नहीं है, 2 पाई डिग्री घूमने के बाद उतना ही आ जाता है। जैसे सपोज कीजिए ये रहा π/4 एंगल, ये कैपिटल ARG है। 2 पाई घूमने के बाद फिर ये, 4 पाई घूमने के बाद फिर ये, 6 पाई घूमने के बाद फिर ये। बट अगर ये एंगल -π और पाई के बीच में होता है तो मैं इसे मुख्य गुणांक यानी प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बोल देता हूं। इसीलिए मैं ये स्मॉल लिख रहा हूं जस्ट। ये किसके बराबर है? इसका आर्ग्यूमेंट। वो स्मॉल आर्ग्यूमेंट का मतलब है अब मैंने इसको इजाजत दे दी है कि तू भाई बाहर चला जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। थीटा 1 प्लस थीटा 2, क्योंकि दो ऐसे एंगल जो कि -π और पाई के बीच में है, उनके जुड़ने पर क्या -π और पाई के बीच में रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है हमारे पास। और थीटा 1 और थीटा 2 क्या है? आर्ग्यूमेंट है। भाई वो जो कैपिटल ARG है वो इसका ही एक स्पेशल केस है। भाई कैपिटल ARG -π और पाई के बीच में रहता है, और जबकि ये क्या था? ये क्या होता है? ये उनमें 2n पाई जोड़ जोड़ के बन जाता है। मैं ये फिर कह रहा हूं दोबारा कि ये जरूरी नहीं है। आई एम नॉट सेइंग दिस। मैं ये लाइन बोलना चाह रहा हूं कि इसका बराबर होना आवश्यक नहीं है, या इक्वल लिखूं तो नॉट नेसेसरी, आवश्यक नहीं। और मैं बड़े आराम से देख सकता हूं विद्यार्थियों। क्यों मैं ऐसा क्यों देख पा रहा हूं? मुझे केवल क्या करना है, इस थीटा 1 को भाई कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मैं इन दोनों को बराबर नहीं लाना चाहता, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि यहां तो आपको दिख रहा है सर थीटा 1 प्लस थीटा 2 तो इन दोनों के थीटा 1 के बराबर है, और ये जो लिखा होता है वैसे ये मुख्य गुणांक होता है, बिल्कुल लिखा होता है। बट ये जो है ये हो सकता है बाहर चला जाए, तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 जुड़ने के बाद क्या पता बाहर चला जाए। तो मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं कि आर्ग्यूमेंट Z1 Z2 बराबर इसके ये तो बराबर है, क्योंकि इन्होंने साफ दिख रहा है कि इसका आर्ग्यूमेंट क्या है, थीटा 1 प्लस थीटा 2। बट अगर ये बाहर चला गया तो इसको वापस कैपिटल ARG तक लाया जा सकता है 2 पाई जोड़ने पर या घटाने पर।
देखिए अगर मेरा Z1 मैं दूसरे चतुर्थांश में ले आऊं, सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल किसके बीच में होता है स्टूडेंट? 90 से 180। Z2 को भी सेकंड क्वाड्रेंट में ले गया तो मेरा एंगल क्या होगा? 90 से 180। बट उनको जोड़ने के बाद तो 180 के बाहर चला गई बात, तो ये इसका अब प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट नहीं रहेगा। तो आप देख रहे हो ये भी 90 से 180, 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 मगर Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करके जब उसका कैपिटल ARG निकालोगे तब तो वो भाई माइनस पाई और पाई के बीच में होना था, तो दोनों बराबर कैसे हो गए? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, कल वाला एग्जाम्पल ले लेता हूं। Z1 ले लिया ऐसा, Z2 ले लिया ऐसा। मेरा बस मेन उद्देश्य क्या था? दोनों को दूसरे चतुर्थांश में ले गया। अब इसके लिए अल्फा 1 क्या है? tan इनवर्स y बाय एक्स, और ये क्या बन गया? tan की वैल्यू 1/√3 कहां होती है? y/6 पर। अब मुझे बताएं x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है। x नेगेटिव है, y पॉजिटिव। अगर x नेगेटिव हो जाए और y पॉजिटिव हो जाए तो आपका थीटा क्या हो जाएगा? आपका थीटा हो जाता है पाई माइनस अल्फा। ये आ गया। उसी टाइप से अगर मैं अल्फा 2 निकालूं, tan इनवर्स y बाय एक्स, tan इनवर्स y बाय एक्स, तो ये क्या हो जाएगा? π/3 हो जाएगा। और थीटा 2 क्या हो जाएगा? पाई माइनस अल्फा। सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में अल्फा क्या हो जाएगा? π/3। ये आ गया। Z1 गुना Z2 कर दो। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो √3 माइनस √3 0, -3 आयोटा माइनस आयोटा -4 आयोटा। -4 आयोटा का तो थीटा आपको पहले ही पता है। -4 आयोटा का थीटा क्या होता है? -4 आयोटा कहां होता है स्टूडेंट? बताइए -4 आयोटा का थीटा। अरे -4 आयोटा कहां होता है? इधर तो होता है -4। -90 डिग्री घुमाया। ये -90 क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि मुझे तो मुख्य गुणांक चाहिए। ऐसा आप बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि सर ये है मुख्य कोणांक, ये है मुख्य कोणांक, तो ये मुख्य कोणांक क्यों नहीं है? भाई इसकी गारंटी नहीं है कि ये उतने और उतने के बीच में ही होगा, क्योंकि θ1 प्लस θ2 क्या पता पाई के बाहर पहुंच जाए। जैसा मैंने यहां पर 150 और 120 270 पहुंचा दिया। मुझे थोड़ी जगह चाहिए। चलो एक बार कोई बात नहीं, मैं ऐसा कर लेता हूं। मैं अब आपको एक बात बताऊं, देखो अब मैं अगर ये करूं आर्ग्यूमेंट Z1 Z2 तो -π/2 आ रहा है। आर्ग्यूमेंट Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट Z2 ARG Z2 कैपिटल वाला, दोनों को प्लस किया, कहां बराबर है ये? बट हां अब मैंने 2n जोड़ते ही इसको क्या बना दिया? इसको स्मॉल ARG बना दिया। अब ये बराबर जरूर है, अब ये जरूर स्मॉल ARG बना दिया। अब आप देखिए सर ये रहा -π/2, सर ये तो 3π/2 है,
मैंने कहा ये जुड़ा हुआ है ना, अगर आप इस k को 0 पुट करते हो और ये -π/2 है तो मैं इसको बराबर बना के दिखा रहा हूं, मैं n को 1 पुट कर दूंगा। अरे स्मॉल कैपिटल ARG में 2n π जोड़ने पर ही वो क्या बनता है, स्मॉल ARG बन जाता है। ऐसा हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि नहीं? एक बार रिप्लाई करके बता दो। कैपिटल ARG को स्मॉल ARG में कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि क्या होता है, वही 2π डिग्री घूमने के बाद जो मिलता रहेगा वो भी तो वही बिंदु आ रहा है। अरे ये जो बिंदु आया है, अगर ये π/4 है, इसको 2π घुमाएंगे, फिर 2π घुमाएंगे, फिर 2π घुमाएंगे, तब भी तो सेम बिंदु आता जा रहा है, सेम ही तो एंगल आता जा रहा है। तो ये देखिए, अगर आप कहते हो सर मैंने k को तो 1 पुट कर दिया है तो 3π/2 बन गया, तो मैंने कहा n को 0 पुट कर दो। आपके अलग अलग मान के लिए आपके k के अलग अलग मान के लिए, n के अलग अलग मान के लिए बराबर आता जाएगा। अर्थात मैं कहना चाहता हूं स्मॉल ARG Z1 Z2 बराबर होता है इसके। कैपिटल ARG में आपको 2n π जोड़कर 2π प्लस या 2π माइनस करके बराबर हो जाएगा। या तो आपको 2π जोड़ना पड़ेगा या 2π घटाना पड़ेगा, तब आप देखेंगे कि ये आपस में बराबर हो जाएंगे। बराबर करने के बाद लिए आपको 2π जोड़ना या घटाना पड़ सकता है। जी अमित जी, ओके। तो 2π जोड़ने या घटाने से आप उसे प्राप्त कर पाओगे। जो ये हमने हमेशा बचपन से ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि जो हम पढ़ते हैं कि लॉग जैसा फॉर्मूला होता है, वो जो व्यापक कोणांक है यानी जनरल आर्गुमेंट है उसके लिए ट्रू है, वो मुख्य कोणांक यानी प्रिंसिपल के लिए सत्य होना कोई आवश्यक नहीं है। ठीक है ना? प्रिंसिपल के लिए सही होना कोई गारंटी नहीं है, जबकि इसके लिए जनरल यानी मुख्य कोणांक के लिए सदैव सत्य होता है। जी, और जैसे मैंने उस समय कहा था, मैं ये थोड़े टाइम में बता दूंगा कि मॉड Z1 Z2 कैसे मॉड Z1 इंटू मॉड Z2 होता है। और आप इसी को देखो तो Z1 बटा Z2 क्या होगा, R1 E आयोटा थीटा 1 R2 E आयोटा थीटा 2, R1 बटा R2 वही सेम। अतः इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड क्या हुआ, ये मॉड होता है, ये मापांक, ये कोणांक R1 बटा R2। R1 क्या है, Z1 का मापांक, R2 क्या है, Z2 का मापांक, और वही माइनस हो जाता है, मगर वो स्मॉल ARG के लिए है। सर Z1 गुना Z2 -4 आयोटा कैसे आया? बात तो सही कर रहे हो आप, कैसे कर पा रहे हो सब? है नेहा? Z1 गुना Z2 कर दिया, -√3 -√3 -3 और -1 -4 आयोटा, और यहां √3 -√3 0 0 गुना किया है भाई। गुड मॉर्निंग। ओके, तो ऐसा है, तो आपने कोणांक और मापांक देखा, ये जनरली ट्रू है, जनरल
मानक व्यापक रूप से ये सत्य है और वैसे सत्य नहीं है, क्योंकि वहां पर हमारे लिए मजबूरी हो जाती है। हमेशा तो मतलब जनरली तो ट्रू है, ये बराबर होते हैं, बट वहां पर प्रॉब्लम हो जाती है कि वहां पर मैं एंगल माइनस पाई और पाई के बीच में रखता हूं, तो उसके कारण हाँ, अगर एक तरफ 2k पाई और 2n पाई जोड़ दें तब तो अब हर k और n ऐसे मिल जाएंगे जिनके लिए बराबर होगा। बढ़ूं आगे? अगर बोल दो तो आगे बढ़ जाऊं। तो कोणांक और मापांक के कल हमने क्वेश्चन देख लिए। अगर हमारे पास पेपर में आ गया, हमें x प्लस आयोटा y रूप में लिखना है और tan इनवर्स y बटा x कर देना है, बस, और कुछ नहीं करना है, और मुझे कुछ भी नहीं करना है। देखिए एक क्वेश्चन या एक रिजल्ट लिखो। यदि ये रिजल्ट डायरेक्ट भी आता था पेपर में, यदि Z1 लिखें, Z2, Z3 समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, यदि Z1, Z2, Z3 समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, तब Z1 और Z2 की दूरी, Z2 और Z3 की दूरी, Z3 और Z1 की दूरी बराबर होती है। ये तो सर पता ही है, समबाहु है तो Z1 की Z2 से जो दूरी होगी, Z2 की Z3 से दूरी, ये तो बराबर है। इसमें आप क्या बता रहे हो? ये तो सबको ही पता है, दुनिया जानती है, बचपन से छोटी कक्षा में हम पढ़ते थे। Z1 का Z2 से, Z2 का Z3 से, Z3 का Z1 से, और ये एंगल कितना होता है? π/3, 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 ये भी दुनिया जानती है। Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का वर्ग, Z3 का, ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। अगर Z1, Z2, Z3 समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं तो ऐसा होता है। Z1, Z2, Z3 समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं तो ऐसा होता है। सो सेकंड वाला सबसे इंपॉर्टेंट, दूसरे नंबर पे थर्ड वाला है। पहले वाला तो कोई जरूरत ही नहीं है, वो तो जग जाहिर है, वो तो जग जाहिर है। ओके, बोलूं कुछ? वेक्टर CA उठाया, वेक्टर CA उठाया, 60 डिग्री घुमाया और वेक्टर CB पाया। वेक्टर CA उठाया, 60 डिग्री घुमाया, वेक्टर CB पाया। लंबाई बराबर है ना? वेक्टर CA उठाया, 60 डिग्री घुमाया, वेक्टर CB पाया। हाँ भाई,
बिल्कुल, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वेक्टर सी ए उठाया, 60 डिग्री घुमाया, वेक्टर सी बी पाया। और वेक्टर सी बी क्या है? Z2 माइनस Z3। वेक्टर सी ए क्या है? Z1 माइनस Z3 बराबर E आयोटा पाई बाई 3। नंबर 1 दे दूं, अगला चलो। वेक्टर BC उठाया, मैं घुमा रहा हूं घड़ी से उल्टा, एंटी क्लॉकवाइज। वेक्टर BC उठाया, वेक्टर BA पाया। कैसे? 60 डिग्री घुमा के। वेक्टर BC उठाया, 60 डिग्री घुमाया और वेक्टर BA पाया। वेक्टर BC उठाया, 60 डिग्री घुमाया। अरे ई आयोटा अल्फा से कल एक स्टूडेंट कह भी रही थी कि सर ये हम क्यों कर रहे हैं ई आयोटा अल्फा गुना, वो देखो घुमाने के लिए, तभी तो आपको माइनस आ रहा था तो मैं ई आयोटा पाई लिख रहा था। वेक्टर BC उठाया, 60 डिग्री घुमाया, वेक्टर BA पाया। मैंने आपको पहले बोलते हैं मुझे एक्स्ट्रा कराने का कोई शौक नहीं है, जो तुम्हारे काम का है वही कराऊंगा। वेक्टर BC उठाया, 60 डिग्री घुमाया, वेक्टर BA पाया। तो वेक्टर BA क्या है? Z1 माइनस Z2। वेक्टर BC क्या है? Z3 माइनस Z2। अब नंबर 1 और 2 का राइट साइड बराबर है, नंबर 1 तथा 2 से। Z2 माइनस Z3 बराबर Z1 माइनस Z3 ऐसा। ये रिजल्ट पता है, कभी प्रूफ होते हैं ना तो ये रिजल्ट, ऐसी चीजें बड़ी आसानी से हो जाती है। ये रिजल्ट आ गया, ये रिजल्ट आ गया, ये तो क्लियर ही है पहला। ओपन किया, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2AB, Z1 स्क्वेयर माइनस Z1 Z2 माइनस Z3 Z1 प्लस Z3 Z2। लीजिए, Z1 स्क्वेयर इधर पड़ा है, Z2 स्क्वेयर इधर ले आया, Z3 स्क्वेयर इधर ले आया, Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 एक माइनस हो गया, बिल्कुल आंसर आ गया। अगले स्टेप में ही आंसर है। कैलकुलेशन देखो, आपका आंसर आने को तैयार बैठा है। तो ये जो रिजल्ट है जो हम रट्टा मारते हैं वो ऐसा है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। जी विद्यार्थी गणों, ये रहा हमारा काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अगर ए बी सी समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं तो Z1 स्क्वेयर प्लस Z2 स्क्वेयर प्लस Z3 स्क्वेयर किसके बराबर होता है? Z1 Z2। जब भी समबाहु त्रिभुज दे दिया जाए तो ये रिजल्ट आपके माइंड में होना चाहिए, उनके शीर्षों के मध्य ऐसा संबंध होता है। ओके, उनके शीर्षों के मध्य कुछ ऐसा संबंध होता है। हाँ दिव्या, ओके।
थैंक यू हर्ष। हर्ष कह रहे हैं इस तरीके से आ गया सर ये रिजल्ट इजीली, मैंने कई बुक्स में इसका प्रूफ देखा है, उसमें स्टेप नहीं मिलते। आगे बढ़ूं मैं, इजाजत हो तो आगे बढ़ जाऊं। अब आप देखिए ये वाला रिजल्ट तो डायरेक्ट सॉल्व करना बड़ा मुश्किल है, बट एक चीज आपको पता है कि यदि या Z1 Z2 Z3 समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, यानी if Z1 Z2 Z3 आर वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, यदि Z1 Z2 Z3 समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है तो Z1 स्क्वेयर प्लस Z2 स्क्वेयर, अच्छा ये ऐसे लिख दिया फालतू में, सॉरी। अब आप देखिए, चलो मुझे वो प्रूव करना है, ये जीरो होगा यदि और केवल यदि ये जीरो होगा यदि और केवल यदि ये जीरो है। देखो Z1 Z2 तो ये सारे अलग अलग शीर्ष हैं, तो नीचे जीरो है, ये जीरो होगा यदि और केवल यदि ये ऊपर वाला जीरो है, और ऊपर वाले को गुना करो, ये जीरो होगा यदि और केवल यदि ऐसा है, और ये जीरो होगा यदि और केवल यदि ऐसा है। बस, और ये जीरो होगा यदि और केवल यदि और ये कब होता है, जब Z1 Z2 Z3 समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो उसको बेसिकली उस रिजल्ट का यूज करके हम प्रूव कर रहे हैं, तो वो रिजल्ट थोड़ा सा ध्यान रख लेना, उस रिजल्ट को थोड़ा सा ध्यान रख लेना, बाय यूजिंग दिस हम उसको प्रूव करते हैं। तो अगर Z1 और Z2 और Z3, ये तो कैलकुलेशन है, कर लेना, ये जो मैं बता रहा था, ये देखो ये रिजल्ट, यदि Z1 Z2 Z3 समबाहु त्रिभुज के शीर्ष होते हैं ना विद्यार्थियों, तब ऐसा ऐसा होता है। ऐसा
ऐसा हमने किया है। इस पे बेस्ड एक बार क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन लिखते हैं। यदि Z1 तथा Z2 के मूल हैं, if Z1 and Z2 are roots of this equation, यदि Z1 तथा Z2 समीकरण दिस के मूल हैं, if Z1 and Z2 are roots of this equation, यदि Z1 तथा Z2 समीकरण दिस के मूल हैं तथा Z1 Z2 तथा मूल बिंदु समबाहु त्रिभुज बनाता है, तब A तथा B के मध्य संबंध बताएं। सुन ले फिर, यदि इफ Z1 and Z2 आर रूट्स ऑफ Z² प्लस AZ प्लस B बराबर 0, शायद सेट का एग्जाम था 2012 या 13 में जो हुआ था। इफ Z1 and Z2 आर रूट्स ऑफ Z² प्लस AZ प्लस B बराबर 0 एंड Z1 Z2 with origin forms equilateral triangle, Z1 Z2 together with या with 0 या origin forms equilateral triangle, find relation between A and B, find relation between A and B। हाँ, क्लास 8 बजे तक है। 8 बज गए क्या? कैसे बज गए? अभी 8, 7:15 तक ले लेंगे। अच्छा देखो, इफ Z1 एंड Z2, एक बच्चा कह रहा है इंग्लिश में रिपीट कर दो, इफ Z1 एंड Z2 आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन and Z1 Z2 together with origin forms equilateral triangle,
फाइंड रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। तो अब आप सुनिए मेरी बात, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो एक बार। क्वेश्चन में साफ कहा है ए और बी के बीच में रिलेशन बनाओ, और जिनमें ये है, एक मुझे ये इक्वेशन दी है कि Z1 Z2 यहां के रूट्स हैं, इसके जो दो रूट्स निकलेंगे वो Z1 Z2 निकलेंगे। एक बात ये की हुई है, क्योंकि ए और बी आएंगे कहां से, ए और बी तो इसी के अंदर छुपे हुए हैं। दूसरी बात बोल दिया Z1 Z2 और मूल बिंदु इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं, ये बनाते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं तो अपने को साफ पता है Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर, ये तो डायरेक्ट रिजल्ट पता ही है, पहले जो पता है वो तो करें, इज इक्वल टू Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। यानी जो मुझे एक लाइन बोली है, पहली लाइन से ही मुझे ये पता लग गया। एक लाइन मुझे बोली है Z1 Z2 मूल बिंदु के साथ समबाहु त्रिभुज बनाता है, तो Z1 Z2 के बीच में रिलेशन निकल गया। ये हमें पहले लाइन से ही पता लग गई बात। अब उसके बाद अब ये Z1 Z2 मूल बिंदु के साथ समबाहु त्रिभुज बनाता है। जब मैंने उसमें से जो निचोड़ना था मक्खन ही निकाल दिया, पीछे छाछ से कुछ नहीं करना, वो छोड़ दो। अब आगे की बात आ गई इसमें, Z1 Z2 इसके मूल है और A और B लाना है। ये तो दो मूलों का गुना लग रहा है, तो मूलों का गुना और जोड़ का बारे में शायद मुझे पता है, कुछ पता है अपने को, और अपने को पता है हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अपनी मर्जी से प्लस 2ab कहां से आ गया, तो माइनस 2ab करना पड़ेगा। और Z1 Z2 का मतलब दो मूलों का योग, और द्विघाती समीकरण में मूलों का योग क्या होता था, ऐसा करते थे ना, माइनस बी बटा ए सी बटा ए, तो माइनस ए बटा 1। बी बटा 1 ऐसा है। अरे भाई इसका यही तो होता है सम ऑफ रूट्स। मूलों का गुना, शायद ऐसा होता था। हाँ अजीत जी, मिस्टर अजीत, हो सकता है कुछ बच्चे सोचें कि सर कुछ ही बच्चों का नाम लेते हैं बाकियों का नहीं लेते, क्या वो सर के फेवरेट स्टूडेंट है? ऐसा कुछ नहीं है, जिनकी शक्ल दिखेगी उन्हीं का तो नाम लूंगा। कोई दीवारों से बात करने का शौक थोड़ा ना मुझे। ये तो हम अच्छे हैं, कुछ इंस्टीट्यूट वाले तो कहते हैं कि अगर ये वीडियो ऑन नहीं हुई तो क्लास ही नहीं ले सकते, लाइव क्लास। सो ऐसी बात है। ओके डन। आज क्लास में 50% स्टूडेंट भी नहीं है। आज क्या बात, शनिवार मना रहे हैं क्या, सैटरडे? मैं अपने राजस्थान के हैं। शादी, अच्छा अच्छा, शादियां चल रही है क्या? मैरिज है, अच्छा वेरी गुड। चलो एक और रिजल्ट देख लें, शादियों में जाने से नहीं रोकता आपको। यदि Z1 Z2 Z3 ये वाला क्वेश्चन आपके बीएससी की किताब में कॉम्प्लेक्स में एक एक्सरसाइज में दिया हुआ है। यदि Z1 जब वो करा दिया तो मैंने कहा ये भी क्यों छोड़े। यदि Z1 Z2 Z3
समद्विबाहु यदि Z1 Z2 Z3 समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, जो B पर समकोण बनाता है, यदि Z1 Z2 Z3 समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं जो B पर समकोण बनाता है, जो B पर समकोण बनाता है, तब उससे मिलता जुलता रिजल्ट, अगर वो एक स्टेप आगे बढ़ा तो वो इसकी तरफ आएगा। B पर बना रहा है तो B के वाले में 2 लिख देना है। स्टूडेंट B पे आ रहेगा तो B पे 2 लिख देना है। फिर बोल दिया लास्ट बार, एक बार और बोल देता हूं। B पे आ जाएगा तो B वाले में 2 लिख देना है, C आएगा तो C वाले में 2 लिख देना है, और A आएगा तो A वाले में 2 लिख देना है। मेरे कहने का तात्पर्य ऐसा था। समद्विबाहु B पर अब आप देखिए, BC उठाया, 90 डिग्री घुमाया, BA पाया। BC उठाया, 90 डिग्री घुमाया, अरे ये आउट अल्फा से मल्टीप्लाई करने का मतलब घुमाना अल्फा डिग्री, और BA पाया। और BA क्या है? Z1 माइनस Z2। अरे E आयोटा पाई बाई 2 तो होता है कॉस पाई बाई 2, जो कि 0 है। कॉस पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2। सर ये तो आयोटा ही बना, बिल्कुल। और BC क्या बना? Z3 माइनस Z2। दोनों साइड स्क्वेयर कर दो, A स्क्वेयर प्लस B स्क्वेयर माइनस 2AB। सर आयोटा स्क्वेयर तो माइनस होता है तो लगा दो, दिक्कत कहां आ रही है? A स्क्वेयर प्लस B स्क्वेयर माइनस 2AB। तो अब आप देखिए, माइनस Z2 स्क्वेयर इधर आ गया तो डबल हो गया, Z1 Z2 2Z3 Z2, और आप देख सकते हैं 2Z2 कॉमन लेकर ब्रैकेट में Z1 प्लस Z3 ही आने वाला है, और ये आपका इंपॉर्टेंट रिजल्ट प्रूव हो चुका है। ये आपका इंपॉर्टेंट रिजल्ट प्रूव हो चुका है, बिल्कुल उसी टाइप का था जैसा पिछला समबाहु त्रिभुज का रिजल्ट था। सर एक बार जो रिजल्ट लिखा है उसे बोलकर बताओ, एक ऐसी डिमांड है, इसकर बोलकर बताओ। मतलब Z1 स्क्वेयर प्लस 2Z2 स्क्वेयर प्लस Z3 स्क्वेयर बराबर 2Z2 ब्रैकेट खुला, Z1 योग Z2 ब्रैकेट बंद। अच्छा ये नीचे का, यहां ये तो इधर इधर ले आया, बस इधर इधर लाके सॉल्व कर दिया। एक बच्चा, सर छोड़ दो शादी में जाना है। वैसे तो मैं और बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, मुझे किसी ने शादी में नहीं बुलाया और तुम्हें जाना है, हैं? मैं वही टिंडे की सब्जी खाऊंगा, तुम मटर पनीर खा रहे होंगे, हैं? आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल
राइट एंगल एट बी, आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्रायंगल राइट एंगल एट बी। ये यहां तक दिख नहीं रहा क्या स्क्रीन में? पूरा स्क्रीन में पूरा दिख रहा है ना भाई? फोन वाली दिक्कत होगी, यहां तो मेरे पास जो कैमरा है और मेरे पास जो स्क्रीन दिख रही है उसमें पता है, हाँ तो दिखेगा बस, ठीक है, वेरी गुड। चलो अच्छा, ज्यादा नहीं करते हुए एक क्वेश्चन कर लेता हूं, देखता हूं तुम क्या करते हो। इंसाफ करना, बहुत आसान क्वेश्चन दे रहा हूं। बहुत आसान का मतलब ऐसा 2+2 तो नहीं दूंगा। देखते हैं क्या करते हो। यदि z बराबर e की पावर आयोटा थीटा, तब एक बच्चे ने कहा जो बोर्ड पे ये लाइंस आ रही है वो एक्चुअली कैमरे की कुछ सेटिंग में गड़बड़ है। इसीलिए तो आपको क्या लगता है, एक मिनट, मुझे क्या ये कलर अच्छे नहीं लग रहे क्या? ये कलर लो, आपको सच्चाई दिखा दूं, मेरा तो फेवरेट ये कलर है। ये सॉरी, ये मैं तो इस पे आता, बट इसी कारण तो काला क्यों यूज कर रहा हूं मैं, वो या तो अब ये देखो, तो इसीलिए समझे। हाँ। बट कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही ना? हाँ फिर ठीक है। अब बताओ इसका क्या आएगा। इसका जब मुझे कहा गया है कि वास्तविक भाग निकालें तो सबसे पहले इसे x प्लस आयोटा y के रूप में लिखें। इसे ओपन करें और बताएं क्या आएगा। z इज इक्वल टू e की घात आयोटा थीटा, ये लिखा हुआ है, अगर किसी को नहीं दिख रहा है तो। पता नहीं कहीं होंगे फोन में ऊपर कैसे नहीं दिखता, दिख रहा है ना ऊपर तक? हाँ दिख रहा है, क्योंकि मुझे स्क्रीन पे जो दिखेगा वो मुझे पता है कि मेरा कैमरा कितना कैप्चर कर रहा है। एक ने बच्चे ने बोला cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। करो भाई, ट्राई करना शुरू करो ना, क्या करोगे? इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग करना है, तो क्वेश्चन देखने लग जाते हो। z बराबर e की पावर आयोटा, सर कुछ नहीं पता तो पहले e आयोटा थीटा पता है, चलो इसको लिख देते हैं। लीजिए, अब हम सब कुछ e में ही बात करेंगे, e को समझना जरूरी है। अब आज के बाद से अब आपके पास चीजें समझ आनी शुरू हो जाएगी, कैसे क्वेश्चनों पे अप्लाई करना है। आधार सेम हो तो घात जुड़ जाती है, और e की पावर आयोटा थीटा क्या होता है? जब तक आयोटा नहीं होगा इसे लिखना पड़ेगा x प्लस आयोटा y के रूप में। cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो ये इसका वास्तविक भाग क्या हुआ? अब तो पता लग गया ना, वास्तविक भाग जो आयोटा के बिना हो। ये इसका वास्तविक भाग है, ये इसका वास्तविक भाग है। चलो कोई बात नहीं, मैं कल करता हूं, आज शादियों में जाओ। अब इतने बच्चे कम आए हैं तो मैं समझ गया, लग रहा है तगड़ा ही शादी का सावा है।
ठीक है ना। तो ऐसे स्टूडेंट क्वेश्चन को मैं क्या बोला हुआ है आपको, कोई क्वेश्चन छोड़ना है बेशक छोड़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये सोच के छोड़ो कि 4-5 स्टेप एक बार मैं लिख लेता हूं। कुछ नहीं किया, ई कुछ नहीं समझ आ रहा, ई आयोटा थीटा तो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है भाई, जितना इसे खोलोगे इसको खोलते जाना है, खोलते जाना है, एक्स प्लस आयोटा वाई लाना है। तो मैंने वो किया। अब ई की पावर इसको अलग अलग किया, ई आयोटा थीटा, फिर आ गया, फिर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिख दिया। अब इसमें जो आयोटा के बिना है वो वास्तविक भाग हो गया, जो आयोटा के साथ है वो काल्पनिक भाग हो गया। नहीं नहीं, कल कैसे, कल तो संडे है। कल सुबह मैं वैसे 8 बजे फंक्शन के जो क्वेश्चन रह गए थे ना कंपटीशन वाले, वो डाउट लूंगा। जिसको आना है वो आ जाना, क्योंकि मैंने आपको ऐसा नहीं कहा था कि मैं वो लाइव लूंगा, बट ठीक है ले रहा हूं। तो जिसको आना है वो आ जाना।